हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के लिए मिल्टन वाली जो सीरीज़ है, अरे यार बड़ी लंबी खिंच गई, तो इसमें जो है मैं आप लोगों के लिए मैंने 15 क्वेश्चंस कराए थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। मिल्टन के जो भी क्वेश्चंस थे वो आज जो है इसे वाइंड अप कर रही हूँ, मिल्टन वाला। और भाई बात यह है, अफवाहों में मत आइए कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है यूपीटीजीटी का पता नहीं होगा नहीं होगा। देखो भाई बात यह है, हर किसी को अपना जो है वो रोटी सेकनी होती है। कभी कोई चीज़ बेचने चल देते हैं, कभी कोई चीज़ बेचते हैं, हम भी हैं। मगर मेरा कहना ये है कि इस समय अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है तो आप अपने आप को रेस से बाहर मानिए। और अगर आप रेस में रहना चाहते हैं तो बेटर यही है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। किसी ना किसी चीज़ में आप लोगों को उसका फल ज़रूर मिलेगा, तो तैयारी करते रहिए। ये मत करिए कि आपने तैयारी करनी छोड़ दी। आज हम लोग एमसीक्यूज ऑन मिल्टन इन अ नटशेल जो उसको लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, पार्ट 6 है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊं, भाई ऐसा है कि यूपीटीजीटी का जो ये पेपर है और यूपीटीजीटी पीजीटी का जो 2022 में आया था, जिसका विज्ञापन, वो अपने तरीके के पैटर्न पे होने वाला लास्ट पेपर है। उसके बाद जो नए वैकेंसीज आएंगी, अब आपको मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियरली ये बता दूं, अगर आपको कोई ये बहका रहा है कि जो पोर्टल है वो दोबारा खुलेगा और नए लोगों को मौका दिया जाएगा और पद बढ़कर आएंगे, तो ये सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होना है। ये पेपर इस समय, ये 2 पेपर हैं जो इनको करवाने हैं पुराने पैटर्न पे। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर का और एक यूपीटीजीटी पीजीटी की। इसके अलावा ये पेपर उसी पैटर्न पे होंगे जो इनका पैटर्न आया हुआ, जो इनका फॉर्मेट था। ये अपनी तरीके के लास्ट पेपर है, क्योंकि उसके बाद अब बोर्ड वगैरह सब अलग हो चुका, सब कुछ है। तो वो क्या चेंजेस आएंगे वो जब फॉर्म्स आएंगे तब पता चलेगा। तो इस भ्रम में, भुलावे में बिल्कुल मत रहिए कि जिनका बीएड अभी 2024 में पूरा हुआ तो वो लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा, या जो लोग कभी नए फॉर्म भरना चाहेंगे, पोर्टल खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपको कुछ लोग इसमें बेवकूफ़ बना के अपना कोर्स, पुराना कोर्स इसमें बेच रहे हो। हमारे पास भी स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं जो कहते हैं हमने अभी फॉर्म भी नहीं भरा, क्या हम यूपीटीजीटी का बैच खरीद सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं, हम साफ मना कर देते हैं। बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे भी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि हमारी तरफ से साफ मना कर दिया जाता है कि अगर आपने फॉर्म नहीं भर रखा तो आप बिल्कुल कोर्स मत लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? क्योंकि हमें नहीं पता क्या चेंजेस होंगे जब नए फॉर्म्स आएंगे। तो अभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि नया पोर्टल बिल्कुल नहीं खुलने वाला है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी तैयारी शुरू करें, ग्रामर पढ़ना शुरू करें, अच्छी किताबें पढ़नी शुरू करें, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए, अमेरिकन लिटरेचर के बारे में जानिए, इंडियन लिटरेचर के बारे में जानिए। लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो पुराना कोर्स खरीदने का कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने 2022 का फॉर्म भर रखा है, उनके लिए। तो भाई उसमें हमारा ये जो बैच है ये वीडियो बैच है, क्योंकि अब जो लास्ट बैच था वो भी खत्म हो चुका। और अब जो है इस वाले बैच में जो बिल्कुल रीसेंट क्लासेस थी, तो भाई देखो ऐसा होता है ना कि क्लास कम से कम मिनिमम भी चलाओ ना तो 6 से 7 महीने लग जाते हैं कायदे से पढ़ाने में, एक टेस्ट पेपर कराने में, बहुत कुछ कराने में 6 से 7 महीने लगते ही लगते हैं। तो वही चीज़ है, मैंने इसमें पूरा वीडियो फॉर्मेट में, कहीं से भी पढ़ते हुए आपको ये नहीं लगेगा कि आप जो है वो वीडियो वो पढ़ रहे, क्योंकि ये इंटेंशनली रिकॉर्ड करे हुए वीडियोस नहीं है जैसे मैं इस समय कर रही हूँ। ये लाइव क्लासेस है जिनमें बच्चों से बातें भी हो रही हैं और जो उनके क्वेरीज को भी सॉल्व किया जा रहा है। हालांकि मैं कई बार जो है वो चैट ऑप्शन ऑफ भी कर देती थी जिससे मैं पढ़ाने में मुझे कोई जो है वो व्यवधान ना उत्पन्न हो, लेकिन उसके बाद भी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं फिर मैं उनसे पूछती थी चैट खोल के। तो ये वही क्लासेस हैं, इनमें आपको अपने हिसाब से यूपीटीजीटी के आपको सारा तैयार, सब कुछ तैयार मिलेगा। ग्रामर, लिटरेचर, आपको नोट्स भी आपके घर पे ही आएंगे, जो हमारी बुकलेट्स हैं वो आपके घर पर आएंगी। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो है एचपीएससी का। वैसे अब ये स्क्रीनिंग का बैच है, स्क्रीनिंग 20 तारीख में होना ही है, तो जिनको लगता है कि हम तैयार कर लेंगे दे कैन गो फॉर इट। डिस्क्रिप्टिव तो अब हम बंद ही कर चुके हैं। ये बीपीएससी का बैच। अरे कल मैंने सुना कि कुछ लोग बीपीएससी के कोर्स में नेट की तैयारी करवा रहे हैं जितना हम लोग बीपीएससी के लिए ले रहे हैं। भैया देखो, वैसे ही हमने इसकी कोर्स की फीस बहुत कम रखी है। अगर कोई तुमको कह रहा है बीपीएससी में तुमको नेट करवा रहा है, वो बिल्कुल वही बात है कि हम आईफोन जो है 2 रुपए का बेच रहे हैं।
ठीक है, आईफोन 4 रुपए का बेच रहे हैं, आईफोन 5, वो आईफोन में आपने एक स्कैम हो गया कि आईफोन जो है वो लुट गया आईफोन 16 जो है वो आप खरीदिए 10 रुपए में और 20 रुपए में या 100 रुपए में या 20,000 रुपए में आईफोन 16 खरीदिए, तो उसके बाद उसके अंदर एक बड़ा सा पत्थर रखकर आया हुआ हो, वही चीज़ है। नेट और बीपीएससी का कोई लेना देना नहीं है, नेट बहुत वाइड है, बीपीएससी में है बेसिकली, उसमें भी चीज़ें हैं मगर इतना वाइड नहीं है। उन्होंने अपना जो बीपीएससी का स्टेट का सिलेबस है वो जो दिया है उसमें उन्होंने दुनिया जहाँ की चीज़ें दे दी है, फिर भी नेट उसको कवर नहीं कर, नेट नहीं कवर होगा उससे। तो भैया देखो, मुझे जो कहना होता है आई स्पीक कैंडिडली, जो मुझे बताना होता है, और जो है जो आपको इस लेकिन बात क्या है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनने का शौक है, तो आप बन सकते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। इसमें जो क्लासेस हैं वो लाइव चलती हैं, ग्रामर की क्लासेस उसमें रिकॉर्डेड है, लिटरेचर इसमें लाइव चल रहा है, रोज लाइव क्लास चलती है इसके अंदर। और इसके अलावा हमारा DSSS भी सबसे बढ़िया बैच है मेरा, ये DSSS का बैच है, बिल्कुल नए, जो नया फॉर्मेट आया था। अब पता कुछ लोग क्या कहेंगे, यार इतना बड़ा कोर्स है कैसे करेंगे, मैंने नहीं करवाया है क्या? तो DSSS का भी आपको करना क्या, उठाओ फोल्डर, सब पढ़ते चले जाओ, सब कुछ आपको मिलेगा, सारे नोट्स भी आपके घर पर आएंगे। हमारे बेचारे जब सिलेबस चेंज हुआ था तो उन्होंने तो पीडीएफ्स निकलवाई थी कि मुझे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ्स देनी पड़ी थी, लेकिन अब जो लोग ले रहे हैं उनके पास तो सारे नोट्स जा रहे हैं, सब कुछ उनके पास जा रहा है, उनको कवर पढ़ना, पढ़ भी नहीं सकते, तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो ये DSSS का ये भी वीडियो बैच है, क्योंकि ये वाइंड अप हो चुका है, 2-4 चीज़ें इसमें रह गई हैं, वो मैं बीच बीच में जो है वो मैंने सोचा है कि वो करवाऊंगी, बाकी पूरा वाइंड अप हो चुका है। इतना वाइड है ये, लेकिन बहुत प्यार से और स्मूथली इसको कवर कराया मैंने, और इसके सारे नोट्स भी आपके घर पर आएंगे, ग्रामर लिटरेचर का भी है, सिर्फ लिटरेचर का भी है, दोनों है। ये तो खत्म ही हो गया खैर। और अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब मिल्टन के क्वेश्चन जो हैं, मिल्टन बाबा जी के क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं, तो बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको मिल्टन जी के क्वेश्चंस जो हैं वो करवाती हूं, और मैं 15 क्वेश्चन तक करा चुकी थी, और अब मुझे 16 क्वेश्चन से करवाना था, तो 16 क्वेश्चन से मैं बढ़ती हूँ। और ये जिन्होंने पिछला वो नहीं देखा था, मुझे पता अब भी नहीं देखेंगे, मैं पागल हूँ जो मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन जो है मेरा काम है बोलना, तो मैं बोलती रहती हूँ। तो मैं यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मैं शुरू कर रही हूँ। Yes, the question is, first heard before the shallow cuckoo, Bill Potent, success in love, the lines in these lines are the part of Milton's. First heard before the shallow cuckoo's Bill Potent, success in love, these lines are the part of Milton's. ये जो है ये मिल्टन की किस पोएम की लाइंस हैं, तो ये हैं टू द नाइटिंगेल, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एट अ सोलोमन म्यूजिक, या पैराडाइज लॉस्ट। तो ये किसकी लाइंस हैं, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये लाइंस हैं, एक इसके बारे में आपको यहाँ से ये एक और बताना चाहूँगी। ये जो लाइंस हैं, मिल्टन की एक पोएम है टू द नाइटिंगेल, ये सोनेट है बेसिकली, ये पोएम की ये जो सोनेट है मिल्टन का, और ये सोनेट 1 माना जाता है, टू द नाइटिंगेल। इसमें मिल्टन जो है नाइटिंगेल को कुकू के साथ कंट्रास्ट करते हैं, इसमें है मिल्टन कंट्रास्ट नाइटिंगेल विद कुकू। तो टू द नाइटिंगेल इनका सोनेट 1 है, ये दैट्स अ सोनेट। वेदर द म्यूज और लव कॉल दी हिज मेड, बोथ देम आई सर्व, एंड ऑफ देयर ट्रेन एम आई, फ्रॉम वेयर हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, टू द नाइटिंगेल, हाउ सून हैथ टाइम। ये जो है ये कहाँ से लाइन जो है वो ली गई है, तो ये लाइन जो ली गई है आपकी, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम टू द नाइटिंगेल, टू द नाइटिंगेल सोनेट से ली गई थी, वेदर द म्यूज और लव कॉल दी, तो ये भी टू द नाइटिंगेल की ही लाइन है। When did Milton write his sonnet to the Nightingale? कब लिखा था मिल्टन ने ये सोनेट, सोनेट 1 है, ये लिखा था मिल्टन ने टू द, इसका एक मैं पढ़ के भी दिया, मैं सोनेट को ही पढ़ रही थी, हाँ ये पूरा सोनेट ही मैं पढ़ रही थी, तो मैंने कहा देखूँ इस सोनेट को किस क्या क्या है सोनेट के अंदर। तो ये जो मिल्टन का सोनेट है, व्हेन डिड मिल्टन राइट हिज सोनेट टू द नाइटिंगेल, कब लिखा है उन्होंने ये सोनेट, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। 67 इस सॉरी इसका है आंसर है दैट इज, एक तारीख है ये एक ईयर है,
और ये है दैट इज 1630। आपको अगर याद आया हो, इस 1630 पे बहुत है, ये इस पे मिल्टन ने एक और लिखा है, जो शेक्सपियर के ऊपर जो उन्होंने पोएम लिखी है वो भी इसी पे ही लिखी है, जो 32 में एनोनिमसली पब्लिश हुई थी मगर लिखी गई 1630 में था, और जिसको ही माना जाता है। तो इस सोनेट के बारे में ये बता रही हूँ कि ये जो सोनेट है, ये पोएम सोनेट जो है इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आप कीट्स की पोयम पढ़ रहे हो। बहुत ही मिल्टन ने ये मतलब सोनेट्स अपने तभी लिखे हैं, थोड़ा सा एलिजाबेथन इसमें आपको जो एक जोश है वो एलिजाबेथन देखने को मिलता है, और ये मिल्टन का सोनेट नंबर 1 है इन 1630। चलिए आगे बढ़ते हैं। And in the state of his blindness, with whom does not Milton doesn't compare himself? Blind Themisis, blind Meonites, Cyrus and Phineas, Lycidas। देखिए अपने आप को किससे कंपेयर नहीं करते, वो लिसिडस से कंपेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं आप ये पूछूं, ये सारे जो अल्यूजन्स दिए गए हैं ये कौन है, ये भी मैं आपको बता देती हूं। देखो सबसे पहले इनके बारे में बता रही हूं। ये एक्चुअली स्पेलिंग जो है थेमारिसिस है, YRIS, थेमारिसिस। ये जो है एक थ्रेशियन पोएट थे, a Thracian poet who loved Hessians, a Greek youth। होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप इसमें बताया गया है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपके, ये भी बता देती हूँ कि थ्रेशियन पोएट थे जो हैसन से प्यार करते थे, और ब्लाइंड, ये एक, ये मैं भी इसका भी रेफरेंस जो है मायोनाइट्स, ब्लाइंड टेमारिस एंड ब्लाइंड मायोनाइट्स जो हैं, तो ये सारे के सारे ब्लाइंड प्रॉफिट्स हैं एक्चुअली। चाहे टायरसेस है, फेनियस है, मायोनाइट्स हैं, थमारिस हैं, ये सारे के सारे ब्लाइंड प्रॉफिट्स हैं। दीज आर ब्लाइंड प्रॉफिट्स। तो मिल्टन ने इसमें एक्चुअली एक, अगर हम बात करें तो मिल्टन ने अपने आप को जो कंपेयर नहीं करा है वो लिसिडस से कंपेयर नहीं करा है। तो मैं यहाँ पर आपको मैं ये बताऊं कि उन्होंने ना एक चीज ये बताती हूँ, अपने ये भी जो नाम जो दिए हैं उन्होंने किस में दिए हैं, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जब उन्होंने अपने इन्वोकेशन, थर्ड बुक का जो इन्वोकेशन है, मिल्टन ने कहा है कि अपने जो पैराडाइज लॉस्ट की थर्ड बुक के इन्वोकेशन में उन्होंने कहा है कि आई शुड बी ब्लेस्ड लाइक अदर ब्लाइंड प्रॉफिट पोएट्स टू बी एबल टू परसीव द थिंग्स ऑफ गॉड। तो उन्होंने 4 नाम लिए हैं, डेमारिस, मायोनाइट्स, सैडिसेस एंड फीनियस। तो अब इसके इनके बारे में अगर हम बात करें तो टमारिस जो है, ये थेमारिस जो है वो इलियड में एक गिफ्टेड पोएट और सिंगर दिखाया गया है। मायोनाइट्स जो है वो होमर का ही दूसरा नाम है, मायोनाइट्स इज अनदर नेम फॉर होमर। और टायरसेस एक ब्लाइंड प्रॉफिट था जो सेवरल ग्रीक पोएम्स में जो है वो दिखाए हैं, ओडिसियस में भी हैं। और फीनियस जो है ये एक
ये एक किंग थे हु हैड द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। तो ये ब्लाइंड टिमारस ये इलियड में है। मायोनाइड्स अनदर नेम फॉर होमर, एंड टायरसिस ब्लाइंड प्रॉफिट, एंड फिनियस जो है ये एक ओल्ड किंग थे हु हैड द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। तो लिसिडस से उन्होंने खुद को कंपेयर नहीं करा। द आंसर इज डी। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा जाता है जॉन मिल्टन को, और ये एपिथेट उनके लिए यूज किया था ड्राइडन ने। तो दैट इज जॉन मिल्टन। In which work Milton states that while the still morn went out with sandals grey, while the still morn went out with his sandals grey, और इसका आंसर है अलीग्रो, पेंसरोसो, कॉमस या लिसिडस। तो ये इसका आंसर आप बताएंगे। मैं जो है स्क्रीन के सामने से हट जाती हूँ, आप लोग खुद ही देख के बता दीजिए कि ये हालांकि इस तो ये जो है आपकी लिसिडस से ही ली गई है लाइन जो है, दैट इज फ्रॉम लिसिडस। फिर भी मैं एक बार जो है वो चेक जरूर करती हूँ, क्योंकि ये मेरी बुक के ही क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं देख लेती हूँ। अब पढ़ाती जा रही हूँ तो जो है मैं इनको बताती भी जा रही हूँ। एंड दैट इज while the still morn went out with sandals grey, and that is Lycidas. Through which work does Milton intend to justify the ways of God to men? देखिए भाई, बात यह है कि मिल्टन ने अपने लास्ट समय में जो वर्क लिखा है उसका नाम है दैट इज पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें पहले उन्होंने 10 किताबें लिखी थी, उसके बाद उसको उन्होंने 12 किताबों में डिवाइड करा, एंड इसी का पर्पस था टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर दलीला अपीयर? तो ये जो है ये है आपका सैमसन एगनिस्टिस, जिसका बारे में मैंने आपको बताया था कि सैमसन द एगनिस्ट, एगनिस्ट का मतलब होता है वन हु चैंपियन फॉर अ कॉज। तो इसे ये सैमसन एगनिस्टिस इनकी ग्रीक ट्रेजेडी है, जिसमें उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये एक क्लोजेड ड्रामा है, और ये उस मिल्टन ने इसको जो है वो पोएम बोला है, वैसे ये क्लोजेड ड्रामा है। The line "they also serve who only stand and wait" occurs in which of the following poems? They all also serve to true love, on his blindness, daffodils, ode on aggression. And देखो भैया, ये जो पोएम है ये है on his blindness. This is a poem, this is a sonnet by Milton, Petrarchan sonnet है on his blindness, और इसका नाम मिल्टन ने नहीं दिया है, इसका नाम है When I Consider How My Light Is Spent. Milton's Comus was inspired by Macbeth, Tempest, As You Like It या Hamlet? ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मिल्टन का कॉमस जो है वो किससे प्रभावित होकर लिखा गया था। तो मिल्टन का कॉमस जो है वो इंस्पायर्ड था, ये मिल्टन्स कॉमस वाज इंस्पायर्ड बाय, तो ये एक बढ़िया सा वो है, एक क्वेश्चन भी अच्छा है, और ये है वो टेम्पेस्ट से, कॉमस जो है वो टेम्पेस्ट से प्रभावित होकर लिखा गया है। कैसे? देखिए, शेक्सपियर का जो प्ले है टेम्पेस्ट, उसने मिल्टन के कॉमस को प्रभावित करा है, शेले के एरियल टू मिरांडा को प्रभावित करा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के कैलिबान अपॉन सेडबॉस को, और डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के द सी एंड द मिरर, इतने वर्क्स को टेम्पेस्ट ने प्रभावित करा है। हालांकि इसमें ब्लैक जो राइटर्स हैं उन्होंने भी द टेम्पेस्ट लिखा है, लेकिन जिन वर्क्स को इंस्पायर करा है वो है सबसे पहले मिल्टन के कॉमस को, शेले के एरियल टू मिरांडा, उसके बाद है कैलिबान अपॉन सेडबॉस जो कि ब्राउनिंग का वर्क है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का द सी एंड द मिरर। ये वर्क्स को जो है उन्होंने टेम्पेस्ट ने प्रभावित जो है वो किया है। When did Milton leave Cambridge? मिल्टन ने कैम्ब्रिज जो है वो कब छोड़ा था, यानी कि मिल्टन ने मतलब अपनी उनकी स्टडीज जो है वो कब हो गई थी पूरी, एंड दैट इज
1632, 49, 28, 30, 32 में एमए करने के बाद, दैट इज 1632। पैराडाइज लॉस्ट जो उनका मैग्नम ओपस कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा वर्क जिसमें जो उनका ग्रैंड वर्क है, ग्रैंड स्टाइल, मैथ्यू आर्नल्ड ने उनके लिए ग्रैंड स्टाइल वर्ड यूज करा है, वो किस में लिखा गया है? वैसे तो जो एपिक्स होते हैं वो लिखे जाते हैं कपलेट फॉर्म में, हीरोइक कपलेट्स में, लेकिन ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में, तो आंसर इज बी, ब्लैंक वर्स। Who opinioned that Milton was corrupter of language? कौन कह सकता है कि Milton was the corrupter of language? That is Dr. Johnson, and that is Dr. Johnson. Who says Milton used English words with a foreign idiom? Dryden, Arnold, G.B. Shaw, Dr. Johnson. तो किसने जो है कहा है Milton used English words with ये भी फॉरेन इडियम? एक्चुअली डॉक्टर जॉनसन ने जो है लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स जो लिखा, उसमें लाइफ ऑफ मिल्टन भी जो है उन्होंने लिखा, बट समहाउ उनको जो है मिल्टन के वर्क्स इतने पसंद नहीं थे, एंड दैट इज डॉक्टर जॉनसन। हु सेज मिल्टन इज नॉट अ पिक्चरस्क बट अ म्यूजिकल पोएट? किसने कहा है कि मिल्टन जो है वो पिक्चरस्क पोएट नहीं है मगर एक म्यूजिकल पोएट है? तो ये कहा है दैट इज क्विंसी, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग, वर्ड्सवर्थ या कॉलरिज। तो ये लाइन है, मिल्टन इज नॉट अ पिक्चरस्क बट अ म्यूजिकल पोएट, कॉलरिज, रोमांटिक एज के राइटर कॉलरिज ने कहा है। When an assault was intended to the city is a sonnet, tract, ये tract होना चाहिए, ode या ballad। When the assault was intended to the city, देखिए when the assault was attended to the city, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, पता नहीं कब क्या चीज़ आ जाए। अब आप सुनना तो नहीं चाह रहे मगर फिर भी मैं बता देती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे एक चीज़ के साथ, वैसे तो अब मैंने ज़्यादा जो है बताना बंदी कर दिया है। ये है सोनेट नंबर 8, ये इसका जो संख्या है टू द नाइटिंगेल, जैसे सोनेट 1 है, ये सोनेट 8 है। और व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, और ये जो है ये ग्रैंड पोएट्री का एग्जाम्पल है इनका। तो इस सोनेट में थीम जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, इसमें मिल्टन फियर्स that his city will be defenseless during assault, calls for heroes to protect his city and its inhabitant। इसमें मिल्टन जो है क्या लगता है कि अगर जब भी युद्ध होगा तो उनकी सिटी जो है वो डिफेंसलेस हो जाएगी, तो वो अपने हीरोज से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सिटी को बचाएं, उसके रहने वालों को बचाएं, और वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं एज अ रिवॉर्ड आपका नाम जो है ना अपनी पोएम से इमोर्टलाइज कर दूंगा। तो दैट इज द थीम व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू अ सिटी। मिल्टन कॉल्ड इट सिंपली अ मास्क। व्हाट डज इट रेफर टू? मिल्टन ने मास्क किसे कहा है? मास्क कहा है उन्होंने कॉमर्स को। कॉमर्स इज अ मास्क, और इसकी थीम जो है वो चेस्टिटी है। और मिल्टन ने ये लिखा था कि मतलब चेस्टिटी, पवित्रता के ऊपर जो है कॉमर्स लिखा था, ये टेम्पेस्ट से प्रभावित होकर लिखा गया है। कॉमर्स इज अ शेफर्ड, पैट्रन गॉड या पैगन गॉड। कॉमर्स को अगर हम कहते हैं तो कॉमर्स वैसे तो क्रिएट करा गया है, तो कॉमर्स जो है गॉड ऑफ रिवेलरी है, गॉड ऑफ रिवेलरी माना जाता है। और ये जो है पैगन गॉड है, दैट्स नॉट जो है एक कोई ये वैसा गॉड नहीं है, कोई क्रिश्चियन वगैरह नहीं है, ये जो है दैट इज अ पैगन गॉड। पैगन का मतलब होता है दोज हु डोंट बिलीव इन क्राइस्ट। Who said Lycidas is the touchstone of poetic taste? Eliot, Tennyson। ये कोई एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि Lycidas is the touchstone of poetic taste, and that is Tennyson. The answer is B, Tennyson. सैमसन एगनिस्टिस इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सैमसन एगनिस्टिस इनका एक क्लोजेड ड्रामा है। सैमसन एगनिस्टिस जो है वो किस पे, मतलब ग्रीक ट्रेजेडी है, सोफोक्लीज के मॉडल पे लिखी गई है। दैट इज रिटन ऑन सोफोक्लीज। ग्रीक ट्रेजेडी को उनका मंशा थी कि ग्रीक ट्रेजेडी की कामनेस को, उसकी ग्रेविटी को वापस से इंग्लैंड में लेकर आना, तो ये सोफोक्लीज के मॉडल पे लिखी हुई है।
नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल इज अ लाइन फ्रॉम, ये बहुत ही फेमस लाइन है कि अब कुछ भी रोने धोने के लिए कुछ नहीं बचा है, ये लाइन है सी सैमसन एगनिस्टस की। मनोआ इज अ कैरेक्टर इन, मनोआ जो है वो सैमसन एगनिस्टस में कैरेक्टर है, फादर, सैमसन्स फादर, तो मनोआ इज अ कैरेक्टर इन सैमसन एगनिस्टस, डी। द थीम ऑफ कॉमर्स इज, अभी मैंने बताया था आपको, प्रेजिंग गॉड, ट्रुथ, शिवेलरी, चेस्टिटी। थोड़ा सा मैं अगर आपको कॉमर्स के बारे में बताना भी चाहूँ, अगर आप सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स जो है वो एक मास्क है जिसकी थीम जो है वो चेस्टिटी है, और इसको जो लिखा था उन्होंने कि ही वांटेड टू गिव अ मैसेज टू ऑल दैट अनलेस यू keep morality or chastity in your life you will not be able to achieve anything in your life। तो ये जो है उन्होंने कॉमर्स में बेसिकली इसी चीज़ को बताया है कि किस तरीके से इंसान जो है वो विद द हेल्प ऑफ चेस्टिटी ही और शी कैन अटेन वट एवर ही वॉन्ट्स टू। इसका जो सबटाइटल है कॉमर्स का, दैट इज अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कैसल 1634। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, ये मास्क एनोनिमसली पब्लिश हुआ था बिना नाम के 1637 में। अपहोल्ड्स द वर्च्यूज ऑफ टेम्परेंस एंड चेस्टिटी, और ये सबसे पहले अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने प्रस्तुत किया गया था, और इसका जो म्यूजिक दिया था वो हेनरी लॉविस ने इसका म्यूजिक दिया था। Who says in Milton there is always an appearance of effort in Shakespeare's scarcely any, कि ऐसा लगता है मिल्टन जो कुछ भी लिख रहे हैं बड़ा एफर्ट मार के लिख रहे हैं, एंड दैट इज डब्ल्यू जे लॉन्ग। ये जो विचार हैं ये डब्ल्यू जे लॉन्ग के विचार हैं, एंड दैट इज डब्ल्यू जे लॉन्ग। विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, मिल्टन ने किस पीरियड में जो है वो काम करा है, तो अगर हम बात करें तो मिल्टन जो है वो 1625 से 1660 तक एक्टिव रहे हैं, तो 1625 टू 1660 दैट इज। इससे पहले का जो पीरियड था वो जेकोबियन पीरियड है, उसमें मिल्टन एक्टिव नहीं थे। 1625 जब चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर आए तो मिल्टन जो एक्टिव हुए, फिर उसके बाद वो ही स्टार्टेड जो है राइटिंग फॉर क्रॉमवेल, और 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड था, उसके में उनका लास्ट वर्क्स जो हैं वो आए हैं, पैराडाइज लॉस्ट एंड ऑल दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। देखिए जो ये एज थी मिल्टन की एज, इसमें ना पोइट्री इतनी ज़्यादा फली फूली नहीं है, तो बहुत सारे जो पोएट्स थे वो जो हैं वो स्पेंसर को फॉलो करते थे, कुछ केवेलियर्स थे, और कुछ जो हैं वो प्यूरिटन्स थे, या फिर इन्हें ये कहना चाहिए कि वो जो है मतलब एक स्पेंसर को फॉलो करने, और मेटाफिजिकल थे, आप ये कह सकते हैं मेटाफिजिकल थे। 3 तरीके के पोएट्स थे, दैट इज स्पेंसेरियन पोएट्स, केवेलियर पोएट्स एंड मेटाफिजिकल। तो जिसमें मेटाफिजिकल पोएट्स में जॉर्डन जो है वो उसके जो है ग्रुप लीडर माने जाते हैं। जब मेटाफिजिकल पोएट्स बिल्कुल ओरिजिनल थे, दे डिड नॉट इमिटेट एनीवन। तो 3 पोएट्स थे, प्यूरिटन, केवेलियर एंड प्यूरिटन, केवेलियर, रिलीजियस, मेटाफिजिकल, केवेलियर, रिलीजियस, मेटाफिजिकल, केवेलियर एंड प्यूरिटन। बेसिकली वैसे इसमें आना तो ये चाहिए, इसमें से कोई सा भी मुझे तो वे, लेकिन अगर कुछ माना जाए वैसे तो स्पेंसेरियन, केवेलियस एंड मेटाफिजिकल होना चाहिए। इसमें मेटाफिजिकल, केवेलियर एंड प्यूरिटन दे रखा है, होना वैसे इसमें ये चाहिए था स्पेंसेरियन, मेटाफिजिकल एंड केवेलियर। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये भी एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि मिल्टन को किसने गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड जो है वो कहा है, एंड दैट इज टेनिसन ने कहा है। हु कॉल्ड मिल्टन स्टाइल एज ग्रैंड स्टाइल, मिल्टन के स्टाइल को पैराडाइज लॉस्ट में ग्रैंड स्टाइल कहा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। द आंसर इज सी, मैथ्यू आर्नल्ड, जो विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं। Which work of Milton, among these, which work of Milton has been written in prose? Lycidas, Areopagitica, Allegro या Comus? तो इसका आंसर है Areopagitica। अब मैं बीच बीच में सामने आ जाती हूँ तो आपको भी लग रहा होगा सामने तो आके खड़ी हो जाती हैं, अब फिर उसके बाद ये पूछ रही हैं।
तो मैं एरियोपेजिटिका के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये इट इज टाइटल्ड आफ्टर अ स्पीच रिटन बाय द एथेनियन ऑरेटर आइसोक्रेट्स इन द 5th सेंचुरी बीसी। एक्चुअली मैं अपनी बुक में से, मेरी किताब है उसमें से ही मैं इसमें से चीजें आपको बता रही हूँ, उसी के क्वेश्चन हैं ये। टाइटल्ड आफ्टर अ स्पीच रिटन बाय द एथेनियन ऑरेटर आइसोक्रेट्स इन द 5th सेंचुरी बीसी। एरियोपेजिटिका 1644 में आई थी, और ये एक एथेनियन ऑरेटर आइसोक्रेट्स ने एक स्पीच दी थी, उस पर इसका टाइटल है। एक एरियोपेगस एक हिल है एथेंस में, जहां पर रियल लेजेंडरी ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो बैठा करते थे। एरियोपेजिटिका इज अ नोबल एंड एलोक्वेंट प्ली, ऑप्टिमिस्टिक इन टोन। ये एक प्ली है, एक विनती की गई है कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, और एक इसमें फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट भी किया गया है लाइसेंसिंग ऑर्डर के अगेंस्ट। देयर इज अ फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1643। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की जो सेंसरशिप थी वाज नेवर अ पार्ट ऑफ ग्रीक एंड रोमन सोसाइटी। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज गॉड्स विल। बिब्लिकल एंड क्लासिकल रेफरेंसेस स्ट्रेंथन हिज आर्ग्यूमेंट। इसमें बहुत फेमस जो कोट्स भी हैं वो ये हैं, फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस कोट है, फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन अ पोटेंसी ऑफ लाइफ। और इसके बाद अ गुड as good almost kill a man as kill a good book. Who kills a man kills a reasonable creature, God's image, but he who destroys a good book kills reason itself. ये कुछ इसके कोट्स भी हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो इसका आंसर है एरियोपेजिटिका, और बीच में इसके थोड़े से और भी दे दिए। मिल्टन्स ऑफ एजुकेशन वॉज एड्रेस टू डिओडिटी, क्रॉमवेल, एडवर्ड किंग, हार्टलिप। ये एक इनका ट्रैक्ट है ऑफ एजुकेशन, और ये जो है हार्टलिप को इन्होंने समर्पित, ये हार्टलिप को इन्होंने इसको भेजा है। दैट इज हार्टलिप। और इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ऑफ एजुकेशन भी आया था 1644 में, और मिल्टन जो है एक प्राइवेट स्कूल मास्टर बन गए थे, और 1644 में उन्होंने एक शॉर्ट ट्रैक्ट ऑफ एजुकेशन लिखा था एक लेटर के फॉर्म में सैमुअल हार्टलिप को, जो कि एक स्कॉलर एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की आवश्यकता है। उन्होंने ही आउटलाइंड एन आइडियल करिकुलम एम्फेसाइजिंग ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस एज अ मींस टू लर्न डायरेक्टली द विजडम ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाना है तो पढ़ाने का मीडियम जो है वो ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज रखी जानी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन सिस्टम इज क्वाइट फॉल्टी एंड इट शुड बी रिफर्बिश्ड, उसको दोबारा से जो है सुधार उसमें होना चाहिए। द डिक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज इटालियन, लैटिन, हिब्रू या ग्रीक। डिक्शन जो है यानी कि शब्दावली जो उसमें यूज की गई है वो कौन सी है, और शब्दावली उसमें यूज की गई है लैटिन, दैट इज बी लैटिन। Who said about Milton that he passed the flaming bounds of place and time? ये किसने कहा है उनके बारे में, and the answer is Gray, that is Thomas Gray, the leader of Graveyard School of Poetry. ग्रे को कहा जाता है लीडर ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। द आंसर इज सी। तो हेयर आई रेस्ट, ये थे मिल्टन के क्वेश्चंस, और इसके साथ ही मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं अब आप लोगों को अब मैं रोमांटिक एरा जो है वो स्टार्ट करूँगी, और उसमें जो रोमांटिक एरा के राइटर्स हैं जैसे नॉट ओनली वर्ड्सवर्थ बट अदर राइटर्स एज वेल, वील कवर दोज राइटर्स ऑल्सो। ओके जी, बाय बाय एंड विल बी मीटिंग यू सून।